सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा ये, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका की शक्ति। तो राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिका के अंतर्गत तो पहला है भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 77 में मिलता है। अनुच्छेद 77 जिसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए प्रमुख नियुक्तियां करना। तो राष्ट्रपति कुछ प्रमुख नियुक्तियां करते हैं, तो उसके बारे में इसमें दिया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, उच्चतम या उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करना, महान्यायवादी की नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करना इत्यादि की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो प्रमुख नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रशासनिक कार्य जैसे प्रशासक, आयुक्त या उपराज्यपालों की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति के कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के विधायी कार्य के शक्ति के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे पहला है लोकसभा के प्रथम सत्र में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण देना। तो लोकसभा के प्रथम सत्र में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। दूसरा है संसद का सत्र बुलाना, ये भी राष्ट्रपति की विधायी कार्य के अंतर्गत है। सत्रावसान एवं लोकसभा को भंग करना, ये भी राष्ट्रपति की विधायी कार्य के शक्ति के अंतर्गत है। विधेयक पारित होने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तो कोई भी विधेयक या बिल जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पारित होता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है किसी भी विधेयक या बिल को संसद में पास होने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर है संसद के सभी सदस्य को शपथ दिलाना। तो संसद के जितने भी सदस्य हैं उसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। आगे देखते हैं हम लोग। मंत्री तथा मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राज्य का पुनर्गठन भी राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। तो किसी भी राज्य का पुनर्गठन, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, अगर छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है तो उस पे हस्ताक्षर किसका लगा? तो राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा ही राज्य का पुनर्गठन हो सकता है। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो धन विधेयक या वित्त विधेयक को पेश किया जाएगा संसद में, उससे पहले क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है संसद में उसे पेश करने से पहले। फिर है राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र के होते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य। वहीं पर हम लोग देखते हैं लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। तो ये भी अधिकार है राष्ट्रपति को कि लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करे, उनको नियुक्त करे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत। तो देखिए अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति के विधायी कार्य की शक्ति है। ये जो है एग्जाम में पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है। तो विधायी कार्य के अंतर्गत आता है अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123 है ये।
जब दोनों सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा अपने सत्र पे नहीं होते हैं, उस समय सदन का सत्र नहीं चलते रहता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करना मतलब कोई भी कानून वहां पे लागू कर सकता है, लेकिन इसे संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। जब संसद जो है सत्र पे नहीं है, उस समय राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। जब संसद सत्र पे आ जाता है, उसके 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को संसद के द्वारा पारित करना आवश्यक है। अगर संसद उसे पारित नहीं करता है तो वो कानून नहीं रहेगा। अगर संसद उसे पारित कर देता है तो वो कानून बन जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इसे संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है तथा स्वीकृति मिलने पर अध्यादेश कानून बन जाएगा। अन्यथा संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद यह खुद में समाप्त हो जाएगा। अगर वहां पे स्वीकृति नहीं मिलेगा संसद में, तो संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था वो समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति इसके पूर्व अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को इस समय सीमा के भीतर, जो ये समय सीमा रहता है 6 सप्ताह का, जब संसद सत्र पे नहीं होती है, या फिर उससे पहले भी वो अपने अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, उसे वापस ले सकता है। और संसद के पास क्या अधिकार है यहाँ पे? संसद उसे कानून का रूप दे सकती है या फिर उसे अस्वीकार करके उसे समाप्त कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां देखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और इसके लिए कॉलेजियम प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनके सलाह से, उनके परामर्श से राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए जो राज्य के राज्यपाल है, उस राज्य के, जिस राज्य में उच्च न्यायालय है वहां के राज्यपाल और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है या फिर वहां के वरिष्ठ न्यायाधीश है, उनके परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसे कहा जाता है कॉलेजियम प्रोसेस। लेकिन क्या है, ये जो राष्ट्रपति को परामर्श दिए जाते हैं उसे मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो कॉलेजियम प्रोसेस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना अनुच्छेद 143 के तहत। तो अनुच्छेद 143 में यह उपबंध दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाना। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लघुकरण, परिहार, विराम और नीचे और भी दिए गए हैं। तो उसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं लघुकरण। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत पहला पॉइंट देखते हैं लघुकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है, सजा की प्रकृति को बदला जाता है। जो सजा का प्रकार है उसे बदल दिया जाता है। जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। यदि कोई सजा मृत्युदंड का है, उसकी प्रकृति को बदल दिए, मतलब पहले तो मृत्युदंड था, अब उसे कठोर कारावास में बदल दिए।
तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लघुकरण, और सजा की प्रकृति जो है यहाँ पे बदल रही है। पहले मृत्युदंड था, अब कठोर कारावास हो रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, परिहार। तो इसका मतलब है सजा की अवधि को बदलना। तो सजा की अवधि को बदलना मतलब पहले सजा 2 साल का था, अब 1 साल कर दिया जाता है। देख सकते हैं आप, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, तो इसे कहा जाता है परिहार। सजा की अवधि को बदलना परिहार कहलाता है, और लघुकरण जो है सजा की प्रकृति को बदलना, मृत्युदंड से कठोर कारावास। आगे देखते हैं हम लोग, विराम। तो देखिए विराम लगाना, तो ये जो है विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर दिया जाता है। जब राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति के कारण जब सजा को कम कर देते हैं, तब उसे कहा जाता है विराम। उदाहरण देख लीजिए, शारीरिक अपंगता आ जाए या फिर महिलाओं की गर्भावस्था के कारण जो राष्ट्रपति जो है उनकी सजा को कम कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है विराम। फिर है प्रविलंबन। इसका मतलब देखिए, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। मतलब किसी को फांसी होने वाला है और उस समय उस सजा को आगे बढ़ा दिया जाता है। मतलब उस डेट पर फांसी ना देकर उसके समय को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो किसी की सजा को आगे बढ़ा सकता है, टाल सकता है। उदाहरण पे देख सकते हैं आप, फांसी को कुछ समय के लिए टालना, यही आपका एग्जाम्पल हो गया। क्षमा, तो देखिए इसका मतलब है पूर्णतः माफ कर देना। तो किसी भी व्यक्ति के सजा को पूर्णतः माफ कर देना राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के सैन्य शक्ति के बारे में। तो देखिए पहला है, देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होता है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा करना तथा समाप्ति करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां। तो राजनयिक शक्तियों के बारे में देखिए, देश की विदेश नीति का संचालन राष्ट्रपति करता है। तो देश की जो विदेश नीति है उसका संचालन करता है राष्ट्रपति, तथा संधिया जो है, जो देश विदेश में संधिया होती है वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। विदेशों में राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है अपना राजनयिक शक्ति के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं, आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्ति है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। दूसरा है राज्य आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में मिलता है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे अभी और देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो स्वविवेक शक्तियां हैं उसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, और दूसरा, सदन में किसी को भी स्पष्ट बहुमत ना हो तो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब प्रधानमंत्री के पद के लिए 2 लोग आ जाएं, 2 लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वो बनना चाहते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक शक्तियों का उपयोग करके प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। कि प्रधानमंत्री कौन होगा उसका निर्णय ले सकता है राष्ट्रपति। दूसरा है
सदन में किसी को भी स्पष्ट बहुमत ना मिले किसी भी पार्टी को, तो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है राष्ट्रपति अपने स्वविवेक शक्तियों के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में। तो राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों के बारे में हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का वीटो पावर। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो या फिर निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त है। निषेधाधिकार भी कहा जाता है वीटो पावर को, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला है पूर्ण वीटो या फिर आत्यांकिक वीटो। इसका मतलब होता है राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक को मना कर सकता है उसे पारित करने के लिए, और ये जो शक्ति है राष्ट्रपति को प्राप्त होता है हमारे संविधान से, जिसमें पूर्ण वीटो की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। मतलब कोई भी विधेयक है या फिर बिल है उसे राष्ट्रपति मना कर सकता है पारित करने के लिए। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, बिल को पुनः अवलोकन के लिए भेजना। तो कोई भी विधेयक या बिल है उसे राष्ट्रपति पुनः अवलोकन करने के लिए संसद में वापस भेज सकती है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके कोई भी विधेयक या बिल को संसद में वापस भेज सकती है। तीसरा पॉइंट है जेबी पॉकेट वीटो, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो ये जो है बिल को अनिश्चित काल तक रोक देना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीटो पावर है ये राष्ट्रपति का, क्योंकि इस वीटो पावर के जरिए राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या बिल को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। कहने का मतलब ये है अगर राष्ट्रपति नहीं चाहते उस बिल को पारित करना तो उसे अपने पास रोक सकते हैं, बाद में वो चाहे तो उसे पारित भी कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए भी रोक सकते हैं। तो ये जो रहता है राष्ट्रपति का जेबी पॉकेट वीटो पावर कहलाता है, और इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। देखिए नोट 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक तार विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो जेबी वीटो का प्रयोग किया जा चुका है 1986 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और तीनों वीटो पावर आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होता है और इसका अधिकार उन्हें संविधान के द्वारा मिलता है। तो सारी चीज यहाँ पे जो आपको बताए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताना रह गया है, राष्ट्रपति कभी भी अपने वीटो पावर का उपयोग धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर नहीं कर सकते। अपने वीटो पावर का उपयोग धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति नहीं कर सकते। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है।